हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम पार्टनरशिप अकाउंट के फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में थे, चैप्टर नंबर 1 में। और ये आपकी क्लास नंबर 2 है बेटा। फर्स्ट क्लास में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था पार्टनरशिप का, और एक चीज़ हमने और कवर करी थी, उसमें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं पार्टनरशिप के, हमने वो कवर करे थे। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें है वो पार्टनरशिप डीड का। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो ऐसे समझो, मैंने आपको एक फीचर समझाया था एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि बीच में जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं कि हम ये काम करेंगे वो नहीं करेंगे, जो हमारे बीच में कुछ चीज़ें प्रॉमिस हो जाती हैं रिटन डॉक्यूमेंट में, रिटन में, हम उसे क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। एग्रीमेंट हालांकि 2 प्रकार का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और आपका रिटन में भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में ही क्लियर करी थी। अब अगर ओरल की मैं बात करूँ तो उसका इतना ना तो यूज़ है, ना उसके फ़ायदे, और ना उसकी कोई इतनी कीमत है। तो पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब कि रिटेन डॉक्यूमेंट जो होगा, ठीक है। या मैं अगर बुक के नॉलेज पर जाएँ तो उसका मतलब ये हो सकता है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ सकती है, कैसे कैसे, ओरली भी आ सकती है और रिटन एग्रीमेंट कर लेंगे आप तो भी आ जाएगी। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट। ये ज़्यादा बेटर तब रहेगा कि आपके पास रिटन में डॉक्यूमेंट हो, ताकि आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं पार्टनर्स के बीच में तो वो खत्म हो जाएं इजीली रिटन डॉक्यूमेंट से, ठीक है। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है हमारे पास, रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है वही हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि पार्टनरशिप डीड में बेसिकली क्या क्या लिखा हुआ होता है। एक आपके सामने एक पिक्चर आ गई होगी, अब उसमें स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर है। स्टैम्प पेपर में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड है, और उस स्टैम्प पेपर में सारी की सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो एक फर्म से ज़रूरी हैं या उन पार्टनर से रिलेटेड हैं, ज़रूरी बातें हैं। अब क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से क्लोजेस दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। अब इसका क्या मतलब है, पहले पॉइंट का डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण या उनके बारे में बातचीत लिखी हुई होना। किनके बारे में सर, पार्टनर्स के बारे में बेटा। अब पार्टनर्स जो हैं उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, ये सब चीज़ें ना लिखी हुई होनी चाहिए। कहाँ लिखी हुई होनी चाहिए, डीड में। तो मैं इसमें लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, और नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, किसका नेम और एड्रेस, पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ जी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म के बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए। फर्म के बारे में क्या लिखा होना चाहिए कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, एड्रेस वगैरह होना चाहिए उसका, ठीक है ना। टिन नंबर वगैरह, जो कुछ भी सिचुएशन, अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो उसके आपके जो टैक्स के नंबर हैं वो भी होने चाहिए इसमें। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में बेसिकली आ जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है, देखो सुनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है, वो मेरा मान लो मेरठ में चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी एक ब्रांच कहाँ पर रखी हुई है, एक मेरी उसकी ब्रांच आपकी हापुड़ में भी चल रही है। तो डीड में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच है और प्रिंसिपल प्लेस या हेड ऑफिस कहाँ पर है हमारी उस पर्टिकुलर फर्म का। तो वो भी चीज़ हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 आपका रिलेटेड है नेचर ऑफ बिजनेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स बताओ तो आपको ये जरूर मेंशन करना है। हालांकि मैं जो आप आज को करूँगा, आज आपको जो मैं कराने वाला हूँ वो 19 to 20 पॉइंट्स होंगे। 20 पॉइंट हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको जरूर लिख करके आने हैं एग्जाम में। हालांकि 4 या 5 ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन हम 20 के 20 इसलिए कवर करेंगे, आप उन्हें जब बार बार पढ़ोगे तो 2-4 तो वहाँ पर जाकर याद रह ही जाएंगे एग्जाम में, इसलिए हम सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट कवर करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है, नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन, मतलब ये कि बिजनेस तुमने कर तो लिया, पार्टनरशिप फर्म तुमने बना तो ली, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म में आप लोग करने क्या वाले हो। मतलब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे, कोई प्रोडक्ट बनाओगे या कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, मतलब व्हाट विल यू डू, ठीक है ना। तो नेचर बिजनेस का पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मेंशन होना चाहिए उसमें, आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। अगर नहीं लिखा है उसका कोई लॉस है, बिल्कुल लॉस है। लिखा हुआ होगा तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है, भविष्य में आपने कोई भी लीगल धंधा शुरू कर दिया भाई, मान लो मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं मेडिकल्स लाइन में, मेडिकल लाइन में और कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स हमने ऐसे बनाने स्टार्ट कर दिए कि वो जो नेचर है हमारा सेम है, लेकिन हमने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन ऐसी कर दी कि वो नेचर बदल गया बिजनेस का। क्योंकि हम जिस नेचर में काम कर रहे थे वो मेडिकल थी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो हम चला रहे थे, उसमें हमने कुछ ड्रग्स ऐसे भी बनाने स्टार्ट कर दी जो कंपनी द्वारा, गवर्नमेंट की कंपनीज द्वारा बंद है, बैन है, या गवर्नमेंट द्वारा बैन है। तो नेचर में ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जो डिसाइड करा है उससे अलग हम कुछ करने लग जाए, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है आपका कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कहता है कि जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, पार्टनरशिप का बिजनेस आपने जिस दिन स्टार्ट करा था उसकी डेट बता दो, बस इसमें इतना ही पॉइंट है। डेट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है। डेट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैंने बता दिया है आपको कि डेट क्या है, मतलब ये कि किस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा था वो भी डीड में लिख दो। क्या सर ऐसा होगा कि हमने आज बिजनेस बना लिया, डीड हम बाद में बना रहे हैं? हाँ हो सकता है, जब हमने बिजनेस करा था हमने तब डीड नहीं बनाई थी, हमें इतनी समझदारी नहीं थी, डिस्प्यूट क्रिएट हुए तो हमने सोचा चलो अब डीड बना लेते हैं, डिस्प्यूट बढ़ गए हैं अब, या हम ये कहने लगे बिजनेस बढ़ गया है तो उसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट भी आ रहे हैं, तो हमने सोचा अब डीड बना लेते हैं। लेकिन डीड अगर आप आज बना रहे तो उसमें आज की डेट नहीं, ये जरूर बतानी पड़ेगी आपको कि कमेंसमेंट आपने बिजनेस का कब करा था, स्टार्ट आपने बिजनेस कब करा था, बेटा उसकी डेट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। 5 पॉइंट हमने कवर करे। 6 पॉइंट है हमारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक बंदे ने बाय पार्टनर्स, ऐसे लिख लेते हैं, आ पार्टनर नहीं लिखते इसमें, बाय पार्टनर या पार्टनर्स, कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस दिन जो है पार्टनर ने कितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट करी थी, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताओ। सीधी सी बात, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये जो बाद वाली लाइन थी उसका कोई मायने नहीं है अभी यहाँ पर, सिंपल सी बात है, अभी वो आगे आपको समझाया जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और फिक्स कैपिटल मेथड से, वो बाद का मैटर है। फिलहाल इस वाले पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्टनर ने एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जितनी भी फर्म में कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डीड में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमने सिर्फ 6 पॉइंट क्लियर करे हैं। पॉइंट नंबर 7 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पॉइंट नंबर 8 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि देना है, मतलब ये कि पहले ही बात तो यही है कि भाई इंटरेस्ट आपको कैपिटल पर देना भी है या नहीं देना है। अगर देना है तो उसकी फिर रेट क्या है, तो हम इसे कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड। इफ अलाउड का मतलब है यदि देना हो कैपिटल पर इंटरेस्ट तो उसके हमें रेट बता दो। इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इस पॉइंट में, इंपॉर्टेंट है रेट क्लियर कर दो कि आप कैसे लिखने वाले हो, आई मीन कैसे आप रेट को देने वाले हो। 5% पर एनम दोगे,
6% पर एनम दोगे, 8% पर एनम दोगे, ये आपको चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी। हाँ, अगर देते ही नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं आएगा फिर तो। इफ़ अलाउड इसमें लिखा हुआ है, इफ़ अलाउड यदि देते हैं तो हमें फिर रेट का बताना पड़ेगा। सेम ऐसी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करके रखो पार्टनरशिप डीड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ चार्ज्ड। इफ चार्ज का मतलब है यहाँ पर कि यदि चार्ज होता है, आप पार्टनर्स के निकाले हुए ड्राइंग्स पर, जो पार्टनर ने विड्रॉल करनी है फर्म से, उस पर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो उसकी भी अमाउंट रेट आपको बतानी पड़ेगी, किस रेट से आप उसे चार्ज करते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो बाद में लेते हैं, पहले लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। क्या कहता है पॉइंट नंबर 9, और उसके बाद में फिर पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, हालांकि 9 मान लो इस वाले पॉइंट को, फिर ये इंटरेस्ट 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 आपके 3 पॉइंट एक साथ कवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ना डिसाइड होना चाहिए, PSR, सीधी सी बात, कोई इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि जो पार्टनर्स किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट को, वो रेशियो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। कहाँ? पार्टनरशिप डीड में। रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है? ये जो पार्टनर ने दिया था लोन किसको? फर्म को, उस पर आपको, आप अगर इंटरेस्ट उसे पे करते हो तो उसकी रेट क्या है वो बता दो। और अगर रेट नहीं आप डिस्क्लोज करोगे तो फिर हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो आपकी क्लास नंबर हम 3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने गाइस कितने पॉइंट देखे? यहाँ पर हमने 10 पॉइंट देखे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पॉइंट में देखा हमने डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए डीड में। दूसरा, फर्म के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए डीड में। तीसरा, प्रिंसिपल विलेस ऑफ जो है बिजनेस का वो पता हुआ होना चाहिए, वो उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए डीड में। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ये भी बताओ डीड में। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट कब करी थी जरा ये बता दो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, एक पार्टनर ने, ईच एंड एवरी पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई थी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, ये भी आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 10 है पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। इन तीनों के बारे में इंटरेस्ट अगर देते हो तो बता दो कि रेट क्या है। पॉइंट है इसमें रेट का, अगर देते हो तो रेट बता दो किस रेट से आप देते हो। और 9 पॉइंट था इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आप 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, आप इसका ज़रा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हमें आगे बढ़ना है कुछ और पॉइंट्स के साथ। इन्हें रब कर देते हैं पहले। टेन पॉइंट्स हमने अभी कवर करे, बस थोड़ा सा पेशेंस और बनाकर रखें। आपके सामने 10 पॉइंट और प्रेजेंट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 11 कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स या टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स करो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का मतलब है आप सैलरी दोगे या नहीं दोगे। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा आप दोगे या नहीं दोगे। नहीं दोगे तो मत लिखो, दोगे तो ये बताओ फिर कि किस रेट से आप उन्हें, या किस अमाउंट से आप उन्हें सैलरी वगैरह दोगे। किसको बेटा? पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल की वैल्यूएशन है आप उसे किस तरीके से करोगे, उसका मेथड जरा बता दो। मेथड मतलब सर, मेथड बता दो। एक्चुअल में ये हम चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में।
चैप्टर नंबर 2 है आपका बेटा गुडविल का। वहाँ पर हम गुडविल से रिलेटेड मेथड पढ़ेंगे कि गुडविल को वैल्यूड कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें एक अलग ही चैप्टर है। हाँ भाई, एक अलग चैप्टर है, इसमें मेथड है, उसमें वेरियस मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यूड करने के। गुडविल हमें वैल्यूड कब करनी पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब भी कोई नया बंदा आ रहा हो फर्म में, एडमिशन हो रहा हो किसी पार्टनर का, या रिटायरमेंट या डेथ हो रही हो किसी पार्टनर की, तो उस केस में हमें वैल्यूशन करना पड़ता है गुडविल का। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट बताना है कि मेथड कौन सा फॉलो आप करोगे उसे डीड में आप लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यूशन ऑफ एसेट। टाइम टू टाइम हमें अपनी एसेट की वैल्यूशन भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे गुडविल आपको मेथड जो फॉलो करना है वो बताओ वैल्यूशन का, एसेट आपको वैल्यूड कैसे करनी है वो भी इसमें बता दो। द मैनर इन विच, वो ढंग वो तरीका, इन विच जिसमें एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि वो मेथड बता दो जिस मेथड से आप अपनी एसेट्स को वैल्यूड करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट आ रहा है इसमें पॉइंट नंबर 14 में, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखो भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था, यहाँ पर ले लेते हैं जरा, दो चीजें होती हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गाइस, फर्म में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है पार्टनरशिप के बीच में। देखो ये हमने माना फर्म है, इसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। सी चला गया, रिटायरमेंट ले लिया, डेथ हो गई, कुछ भी समझ लो, तो बी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है इसमें। या एक पार्टनर और एड ऑन हो गया हमारे साथ, डी भी आ गया, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रीफॉर्म होना, दोबारा से बनना, मतलब ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक सिचुएशन होती है डिसॉल्व की, एक सिचुएशन होती है डिसॉल्व की। डिसॉल्व का क्या मतलब होता है कि डिसॉल्व का मतलब है फर्म ही खत्म कर दी हमने, पार्टनरशिप ही खत्म कर दी फिर हमने। अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इसमें फर्म बनी हुई रहती है, ए बी सी डी के बीच में कुछ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म तो एग्जिस्ट कर रही है, फर्म तो अभी चल रही है। लेकिन डिसॉल्व के केस में क्या होता है, फर्म यहाँ पर बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ऊपर काम कर रहा है हमारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है डिसॉल्व के केस में आप सेटलमेंट किस तरीके से करोगे। जब फर्म बंद होंगी तो आप फर्म जब बंद होंगी, किस बंदे को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे आपके अकाउंट सेटल होंगे, वो भी मैनर आपको लिखना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शैल बी सेटल्ड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। किसी बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया तो ये बता दो जरा कि उसके अकाउंट्स आपको सेटल किस तरीके से आपको करने हैं। या फिर डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है जी, मतलब पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है, तो उस केस में भी हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो अकाउंट्स की सेटल करने का तरीका है वो क्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 15, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि आप कितने दिन बिजनेस चलाने वाले हैं। मतलब सर, मतलब ये कि आपका एक गोल तो सेट नहीं है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस फर्म को चलाने के लिए। मान लो ए बी सी डी जो थे, या तीन ही बंदे, मान लो ए बी सी ने कोई फर्म खोली और उन्होंने बस ये सोचा कि हमारा ना कोई गोल है, बस वो 3 साल में या 4 साल में अचीव हो जाएगा। उसे अचीव करने के बाद हम हमको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। या तो ये चीज़ हो सकती है, तो उस केस में काउंटिंग पीरियड बता दो बस कितना आपको रखना है। या कोई सर्टेन आपको टाइम के बाद में बंद कर देनी है फर्म। या एट विल है। एट विल का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से। पढ़ लेते हैं। द डेट ऑन विच अकाउंट्स, सॉरी, हाँ यही है। द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। एक तो वो डेट बता दो जिस पर हमारे एवरी ईयर अकाउंट्स बना करेंगे, एवरी ईयर क्लोज होंगे। मतलब ये कि कुछ फर्म्स तो चलती हैं जनवरी टू दिसंबर, और कुछ चलती हैं फाइनेंशियल ईयर लेके अप्रैल टू मार्च। प्रेफर ये करा जाता है क्योंकि आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग भी गाइज यही फॉलो करना चाहिए हमें। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड आप बता दो कि जिसमें भी आप चल रहे हो, कि आपका बंद होगा वो बात एक अलग हो गई, लेकिन आप एवरी ईयर अकाउंट्स कैसे बनाया करोगे, अकाउंटिंग आपका पीरियड क्या होगा, ज़रा ये भी इसमें क्लियर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट
राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। राइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इस वाले पॉइंट के बारे में, लेकिन सुन लो क्या है ये। राइट्स पर आधी क्लास जाएगी एक नेक्स्ट लेक्चर की। पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स अधिकार हैं, ये भी बता दो कहाँ पार्टनरशिप डीड में। देयर ऑल्सो देयर शुड बी मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप डीड, दैट इज़ क्या 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 होना चाहिए, राइट्स पता होना चाहिए तुम्हें, पार्टनर्स के डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। कल को कोई बंदा ये ना कहने लगे कि ये मेरा अधिकार है या ये मेरा अधिकार नहीं है, या फिर कोई ये ना कहने लगे कि मैं तो इस काम को नहीं करूँगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख करके रखें, ज़्यादा बेहतर उसमें रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 17 में आएगा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। वो जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ पर है, पीरियड से अलग है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो मैं आपको इस वाले केस में समझा रहा था वो है कि आपकी बिजनेस कितने दिन चलने वाला है, ज़रा ये बता दो। ध्यान रखना अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मतलब आप कब बंद करा करोगे अपने अकाउंट्स को, 31 मार्च या 31 दिसंबर, वो भी ज़रा बता दो। या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो उसका क्या मतलब है, ये देख लो। द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप दैट इज़ वेदर इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ वेंचर और एट अ विल। ये हम लिख देते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, या एट विल है। और एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से या अपनी स्वेच्छा से, मतलब ये कि हमने कोई ऐसा ड्यूरेशन सेट नहीं करा हुआ फर्म में, हमारा मन करेगा जब हम उसे बंद कर देंगे, ठीक है ना। या फिर ये हो सकता है स्पेसिफिक पीरियड का मतलब ये है कि हम 4 साल तक चलाएंगे बस बिजनेस, हमारा गोल अचीव हो गया तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे। कौन सा तरीका आपको अचीव करना है ये जरा क्लियर कर दो अपनी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है गाइज। पॉइंट नंबर 18 बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट जो ऑपरेट होगा, बैंक अकाउंट ऑपरेशन कैसे चलनी है जरा ये बता दो। मतलब ये है इसका कहने का कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए चलाएगा बैंक अकाउंट, बी चलाएगा, या दोनों मिलकर के चलाएंगे, जॉइंटली रहेगा या सेपरेशन रहेगा। जो भी मेथड आप बैंक अकाउंट फॉलो करने वाले हो वो जरा बता दो। हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, किस तरीके से बैंक अकाउंट ऑपरेट होगा ये बता दो। वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली, क्या सिर्फ एक पार्टनर चलाएगा या जॉइंटली दो एक बंदे मिलकर के उस अकाउंट को चलाएंगे, तो जरा वो बता दो। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिर वो टाइम टू टाइम साइन करने वाली कंडीशन आती है कि ए फर्म में है लेकिन बी साइन करेगा तो ए काम नहीं कर सकता, उस केस में मेरी ये चीज़ लिखी हुई होनी बेहद ज़रूरी है। 9 पॉइंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता है कभी कभी इससे क्वेश्चन। मान लो ए बी और सी 3 बंदे थे, बी किसी वजह से क्या हो गया, मर गया बेटा, डेथ हो गई उसकी, कोई कंडीशन थी ऐसी, तो सिचुएशन ऐसी बन गई, मर गया, हमारे हाथ में थोड़ी है, मर गया कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, जो गया वो गया बेटा, उसके बारे में क्या सोचना। मुद्दा ये है कि अब बिजनेस को चलाएं या ना चलाएं। अगर चलाना है तो उसके बारे में भी लिखो पार्टनरशिप डीड में, और अगर नहीं चलाना है तो उसके बारे में लिखो पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब ये कि आप डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया करेंगे ये बता दो। डिस्प्यूट इफ एनी अमंग द पार्टनर्स हाउ दे शैल बी सेटल्ड, आप किस तरीके से डिस्प्यूट को फॉलो करने वाले हैं। आपने नियम बना लिए, रूल्स बना लिए, ठीक है वो बात आपकी सही है, लेकिन कोई भी अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसका सेटलमेंट आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, डीड के अकॉर्डिंग करोगे या एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, ये भी बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। डिस्प्यूट इफ एनी अमंग द पार्टनर्स हाउ दे शैल बी सेटल्ड, 2 बार बता दिया मैंने आपको। ये पॉइंट देख लेते हैं, हमने 20 पॉइंट अब तक कवर करे, 10 पॉइंट पहले। 11वां पॉइंट था बेटा रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब था पार्टनर्स को आप सैलरी कमीशन दोगे या नहीं दोगे, दोगे तो ये बता दो किस अमाउंट से दोगे सॉरी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता दो, गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से करेंगे हम। वैल्यूएशन ऑफ एसेट बता दो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बता दो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ या इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये बता दो अकाउंट्स सेटल किस तरीके से करे जाएंगे। पॉइंट नंबर 15 में अकाउंटिंग पीरियड बता दो कि आप जो अपने अकाउंट्स उन्हें बंद कब करोगे, दिसंबर को करोगे या मार्च को करोगे, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एवरी ईयर वैसे 31 मार्च को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 16 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ये बता दो कि पार्टनर्स की राइट क्या रहेंगी और ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। 17 ड्यूटीज़
ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप मतलब वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलाई जा रही है फर्म आपकी, या एट विल मतलब अपनी मर्जी से चला रहे हो आपकी, जब मर्जी करेगी हम इसे उठाकर बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 बैंक अकाउंट ऑपरेशन, आप किस तरीके से बैंक अकाउंट को ऑपरेट चलाने वाले हो जरा ये भी बता दो। पॉइंट नंबर 19 था गाइस, इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी व्यक्ति साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आप फर्म को बंद करोगे या उसे चलाते रहोगे, ये भी बता दो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है ये, हमारी डिस्प्यूट की वजह से ही तो हमने क्या बनाई है, डीड बनाई है। डिस्प्यूट को किस तरीके से हम सेटल करेंगे ये भी जरा इसमें क्लियर कर दो। ओके गाइस, तो हमने आज ये 20 पॉइंट कवर करे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बतानी चाहता हूँ यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन बच्चों के दिमाग में आया हो या ना आया हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी या मैंडेटरी लिख लो। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब आपके जो हैं 20 MCQ हो गए हैं बेटा बोर्ड में, तो 20 क्वेश्चन में आपके इस टाइप के एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब उसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे पास लास्ट टाइम, मैंने देखा था एग्जाम बोर्ड में सैम्पल पेपर में लिखा हुआ था कि ये बताओ फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है या नहीं है। तो ध्यान से सुन लो इस बात को, रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का ज़रूरी नहीं होता, कंपनी का ज़रूरी होता है, पार्टनरशिप फर्म का ज़रूरी नहीं होता। ओके गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।